इस वक्त की बड़ी खबर TV9 भारतवर्ष आपको लगातार दिखा रहा है कि कैसे अतीक को एक बार फिर लाया जा रहा है प्रयागराज। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जेल वैन में बैठते ही अतीक अहमद ने बड़ा बयान दिया है। इनकी नीयत सही नहीं है, मुझे मारना चाहते हैं, कहा है अतीक ने। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी क्यों नहीं कराई गई, ये भी कहना था अतीक अहमद का। सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी को कहा था। अतीक अहमद ने बड़ा बयान दिया है, ये मुझे परेशान करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। बड़ा आरोप अतीक अहमद का। वैन में बैठते ही ये बड़ा आरोप लगाया, कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी पेशी कराई जा सकती थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हो सकती है। ये दरअसल मुझे परेशान करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। ये बड़ा आरोप अतीक अहमद का। क्या कहा अतीक अहमद ने, सुनिए। सही नहीं है, करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। लेके जा रहे हैं। नहीं उमेश पाल के हफ्ते में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का आपको मार देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। लेकिन माफिया डॉन अतीक अहमद ने कैसे जुर्म की दुनिया में कदम रखा, उसके खिलाफ पहली FIR कब दर्ज हुई, आइए ये भी जानते हैं। आज के शहर प्रयागराज को जब इलाहाबाद कहा जाता था, तो उसी इलाहाबाद में एक छोटे से इलाके चकिया से 4 दशक पहले एक टांगे वाले के बेटे ने जब जुर्म की दुनिया में दस्तक दी, तो उसकी उम्र महज 17 साल थी। गुनाहों की पाठशाला में अपना नाम दर्ज कराने वाले इस लड़के का नाम था अतीक अहमद। जो बाद में जुर्म की दुनिया का एक ऐसा कुख्यात नाम बन गया, जिसे चुनौती देना पुलिस के लिए भी आसान नहीं था। अतीक का क्राइम रिकॉर्ड बताता है कि वो बचपन से ही अपने इलाके के कुछ बदमाशों की संगत में आ गया था। टांगा चलाने वाले पिता की छवि भी इलाके में आपराधिक थी। अतीक भी पिता के नक्शे कदम पर चला। जल्दी अमीर बनने के लिए उसने बेहद कम उम्र में ही लूट, अपहरण और रंगदारी वसूलने जैसी वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। उसने पहली रंगदारी अपने मोहल्ले में ही वसूली, जिसके बाद अतीक के खिलाफ पहली बार FIR दर्ज हुई। जुर्म की दुनिया में कदम रखते ही अतीक ने तेजी से कदम बढ़ाने शुरू किए और जल्दी बड़े अपराधियों की चुनौती देने लगा। बाहुबली बहुत अच्छे लोगों को कहा जाता है, और बाहुबली आपको शायद न मालूम हो, ईश्वर को भी कहा जाता है। मालूम है कि नहीं आपको? ईश्वर को भी। जुर्म की दुनिया में कदम रखते ही इलाके में अतीक अहमद की ऐसी तूती बोलने लगी कि वो खुद को बाहुबली समझने लगा। यही नहीं, सिर्फ बम और बंदूक से वास्ता रखने वाले अतीक ने बाहुबली का मतलब भी बताना शुरू कर दिया। बाहुबली बहुत अच्छे लोगों को कहा जाता है, और बाहुबली आपको शायद न मालूम हो, ईश्वर को भी कहा। साल 1979 में पहली बार अतीक का नाम हत्या के एक मामले में सामने आया। कहते हैं कि तब उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा नहीं थी। अतीक का नाम मोहम्मद गुलाम हत्याकांड में पुलिस रिकॉर्ड में प्रयागराज के खुलदाबाद थाने में दर्ज हुआ। टांगा चलाने वाले एक मामूली आदमी के इस क्रिमिनल माइंड बेटे ने खुद को इलाके के जमे जमाए पुराने बदमाशों को भी चुनौती देनी शुरू कर दी। अतीक अहमद चांद बाबा और कपिल मुनि करबरिया जैसे दबंगों से टक्कर लेने लगा। उसने जमीन कब्जाने से लेकर हत्या, लूट, डकैती और फिरौती की घटनाओं को ताबड़तोड़ अंजाम देना शुरू कर दिया। लेकिन 80 का दशक आते आते अतीक की पहचान एक खूंखार अपराधी की बन चुकी थी। अब उसने अपना गैंग बना लिया था। इस गैंग में अतीक ने अपने बेटों को भी शामिल किया। अस्सी के दशक में हत्या का पहला मुकदमा दर्ज होने के बाद अतीक ने अपनी गैंग बनाई। गैंग का नाम दिया गया IS-227। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक आज इस गैंग के करीब 34 शूटर नामजद हैं, और उसके अलावा अतीक के गैर नामजद शूटरों की गिनती सैकड़ों में है। गैंग बनाने के बाद अतीक को गुनाहों की दुनिया इतनी पसंद आ गई कि उसने पूरे परिवार को गैंग में शामिल कर लिया। अतीक ने अपने बेटों को भी बचपन से ही स्कूल की जगह अपराध की दुनिया में भेजने की तैयारी शुरू कर दी थी। हाथ में कलम थमाने की जगह उसने अपने बेटों को पिस्टल और माउजर चलाना सिखाया।
अतीक के एक बेटे की तस्वीर भी काफी वायरल हुई थी, जिसमें वो महज 11 साल की उम्र में माउजर चलाता दिखा था। बाप नंबरी तो बेटा निकला 11 नंबरी। कहते हैं कि अतीक के 11 साल के बेटे ने नॉन स्टॉप 11 राउंड फायरिंग करके उस समय सनसनी मचा दी थी। और अतीक की पेशी से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। अतीक को सीजेएम कोर्ट में पेश करेगी यूपी पुलिस। पूछताछ के लिए अतीक की रिमांड मांगेगी पुलिस। रिमांड के दौरान अतीक से उमेश हत्याकांड पर पूछताछ भी होगी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए, पूछताछ के लिए अतीक की रिमांड भी मांग सकती है पुलिस, रिमांड मांगेगी और रिमांड के दौरान अतीक से उमेश हत्याकांड पर पूछताछ होगी। अतीक को सीजेएम कोर्ट में पेश करेगी यूपी पुलिस। साबरमती जेल से लेकर रवाना हुई है, प्रयागराज लेकर आना है एक बार फिर, और पूछताछ के लिए बताया जा रहा है कि रिमांड मांगी जाएगी और फिर रिमांड के दौरान उमेश हत्याकांड से जुड़ी जानकारी को लेकर पूछताछ की जा सकती है अतीक से। अतीक ने लेकिन तमाम तरह के सवाल उठाए हैं। वैन में बैठते ही अतीक किस तरह से डरा हुआ है इस वक्त, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। पूछताछ के लिए अतीक की रिमांड मांगनी है यूपी पुलिस को, सीजेएम कोर्ट में पेश करना है और यहां पेशी के बाद प्रयागराज में सीजेएम कोर्ट में पेशी के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि रिमांड मांगी जाएगी यूपी पुलिस के द्वारा। हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता सचिन पाटिल मौजूद हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। सचिन, अतीक ने वैन में बैठते ही जिस तरह की बात की है वो साफ तौर पर दर्शाता है कि अतीक डरा हुआ है बेहद। पिछली बार भी अतीक को जब लाया गया था तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ लाया गया था। इस बार भी तमाम तरह के बंदोबस्त, हर व्यवस्था की गई है ताकि सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। यहाँ तक कि बॉडी कैम मौजूद है तमाम जो पुलिसकर्मी है उनके पास। उसके बावजूद अतीक इस तरह की बात कर रहा है, बचना चाहता है ताकि उसकी रिमांड ना मांगी जा सके, उससे पूछताछ ना की जा सके। देखिए सुमेरा, कोई भी अपराधी हो या कोई भी आरोपी हो, अगर किसी घटना को अंजाम दिया जाता भी है तो उसके बाद उसे डर पुलिस का रहता भी है और वो डर रहना भी चाहिए। अतीक अहमद के अंदर भी उसी तरीके का कोई एक डर जो है वो पिछली बार भी दिखाई दिया था कि उसने कहा था कि कोर्ट के कंधे पे रख के मुझे मारना चाहते हैं। इस बार भी उन्होंने यही अपना निवेदन जो है वो निवेदन दिया है। उसमें अतीक अहमद ने कहा है कि कोर्ट में पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी हो सकती है, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। तो ये जो डर है वो डर अतीक अहमद के चेहरे पर दिखाई दे रहा है। अतीक अहमद जिसके सामने कई सारे गुनाह दर्ज हैं और अतीक अहमद को जब यहाँ से यूपी पुलिस ले जा रही है और वहाँ पर सीजेएम कोर्ट में उसकी पेशी होगी तो वहाँ पर रिमांड की प्रोसेस की जाएगी। तो स्वाभाविक है, अगर रिमांड की प्रोसेस हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं एक बात ज़रूर है कि पुलिस के पास कुछ ऐसे सबूत हैं और पुलिस के पास कुछ ऐसी कड़ियाँ हैं जिससे अतीक अहमद तो जेल में था, तो उसके बावजूद अतीक अहमद को उमेश पाल हत्याकांड में ले जाने के पीछे की वजह जो है और वजहों के साथ साथ अतीक अहमद का जो रोल है उसको लेकर के पूछताछ जो है वो पूछताछ की जाएगी। और ये जो रिमांड की प्रोसेस है उसके लिए अतीक अहमद को यहाँ से ले जाया जा रहा है। साथ ही साथ अतीक अहमद को जब यहाँ से ले जा रहे हैं तो कोर्ट की ओर से जो सूचना दी गई है पुलिस को, उस सूचना में ये कहा गया है कि पूरी जो उसकी रूट है उस रूट के दौरान की वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और तभी तो पुलिस को जो है बॉडी वॉर्न कैमरा से लेस किया गया है। और साथ ही साथ जो हथियारबंद जवान थे वो हथियारबंद जवान तो है ही, लेकिन जो दो प्रिजनर वैन है उस दो प्रिजनर वैन में सचिन आप जो जानकारी दे रहे हैं वो तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है उससे जुड़ी हुई है। ये मैं आपसे और विस्तार से जानकारी एक बार फिर अपने दर्शकों को बताएंगे कि कितनी पुख्ता तैयारी की गई है सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए, ताकि वो तमाम सवाल जो अतीक उठा रहा है वो बेमानी हो। कोर्ट की तरफ से जो भी कहा गया है उन सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है यूपी पुलिस द्वारा। हमारे साथ लेकिन ध्वज आर्या जुड़ गए हैं, हमारे साथ शुभम भी मौजूद हैं। यानी इस पूरे रूट पर जहां सवाल उठा रहा है अतीक अहमद की उसके साथ कुछ हो सकता है, उसको मारना चाहते हैं, उन सवालों को कैसे बेमानी करता है वो सुरक्षा व्यवस्था तंत्र जो लागू किया गया है इस पूरे रूट पर, उसके बारे में हम आपको पल पल की जानकारी देंगे। TV9 भारतवर्ष आपको लगातार बता रहा है। ध्वज आर्या हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही हमारे साथ शुभम भी मौजूद हैं। ध्वज, आपसे भी जानना चाहेंगे, पिछली बार भी जब हमने देखा था प्रयागराज ले जाया जा रहा था अतीक अहमद को, तो अलग अलग जो पुलिस थी, अलग अलग जिलों की, अलग अलग इलाके की, वो भी एस्कॉर्ट कर रही थी, वहां पर भी सुरक्षा सुनिश्चित कराई गई थी। यानी जो स्थानीय पुलिस है उससे भी तालमेल बैठाया गया था। इस बार भी क्या उसी तरह की जानकारी है?
देखिए, निश्चित तौर पर राजस्थान पुलिस की अगर बात की जाए तो राजस्थान में किसी भी अनहोनी की घटना नहीं हो सकती है, क्योंकि राजस्थान पुलिस जो है पूरी तरीके से तैयारी करके इस कॉन्वॉय को राजस्थान से निकालेगी। राजस्थान में ये जो कॉन्वॉय है 12 घंटे के आसपास रहेगा और इस कॉन्वॉय के दौरान राजस्थान पुलिस की जो एक एस्कॉर्ट गाड़ी है वो आगे चलेगी और उसके साथ साथ वो रूट को क्लियर करते हुए चलेगी। और तमाम जो टोल हैं, जैसे कि पिछली बार हुआ था, तमाम जो टोल हैं उन टोल को भी ताकीद किया गया था कि एक रूट, एक लाइन जो है वो पूरी तरीके से सेपरेट रखी जाए ताकि इस कॉन्वॉय को किसी प्रकार का रोका ना जा सके। उसके साथ साथ में ये माना जा रहा है कि ये जो कॉन्वॉय जो पिछली बार राजस्थान और एमपी बॉर्डर तक ये 7 बार रुका था, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है सुरक्षित जगह, क्योंकि रात का सफर है तो सुरक्षित जगह जो पूरी तरीके से है ये देखी जा सकती है कि जो खाना खिलाया जाएगा या अतीक अहमद को वॉशरूम ले जाया जाएगा तो उसके लिए किसी ना किसी थाने का चयन किया जाएगा। ये जो खाना खिलाने का यानी सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से चाक चौबंद रखा जाएगा और उदयपुर राजस्थान पुलिस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है ताकि वो इस सुरक्षा को सुनिश्चित करा सके। TV9 भारतवर्ष के संवाददाता आप देख रहे हैं जगह जगह मौजूद हैं इस पूरे रूट पर। हमारे साथ ध्वज आर्या, जैसे कि आप सुन रहे थे, वो मौजूद हैं हमारे साथ। इसके अलावा शुभम मौजूद हैं हमारे साथ, विनय भी जुड़े हैं जो प्रयागराज में मौजूद हैं। उनसे भी जानकारी लेंगे कि दरअसल किस तरह से वो तार जुड़ते हैं जिसमें उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई जानकारी मिल सकती है। अगर रिमांड मिलेगी, रिमांड के लिए ले जाया जा रहा है। सचिन कुछ कहना चाहते हैं? सचिन जी, सचिन बताइए। जी सचिन। सुमेरा, ये जो काफिला है वो काफिला अभी हम आपको दिखा रहे हैं। यही जो प्रिजनर वैन है, इसी प्रिजनर वैन में यहाँ से अब ये जो रूट है वो रूट जो हमने कहा था पहले भी कि ये उदयपुर से होते हुए, कोटा से होते हुए, शिवपुरी से होते हुए जो पिछली बार अतीक अहमद को ले जाया जा रहा था, बस उसी रूट से ये काफिला जो है वो काफिला आगे बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और जो सुरक्षा इंतज़ाम जो है उस सुरक्षा इंतज़ाम में ख़ास तौर पर पिछली बार जिस तरीके से प्रिजनर वैन में हथियारबंद जवान थे, इस बार कोर्ट की सूचना के आधार पर जो बॉडी वॉर्न कैमरास हैं, बॉडी वॉर्न कैमरास के साथ साथ जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी उसमें की जानी है। और साथ साथ एक सूचना भी दी गई है अतीक अहमद को लेने आई जो पुलिस की टीम है उनको कि उसके साथ किसी भी तरह का कोई दुर्व्यवहार या कोई सख्ती या किसी तरह की कोई अन्य ऐसी कोई व्यवहार न किया जाए। तो ये जो सारी बातें हैं कोर्ट की सूचना के आधार पर ये जो टीम है, टीम अतीक अहमद को यहाँ से लेके निकली है। पिछली बार जो हॉल्ट थे वो हॉल्ट भी हमने देखे हैं और साथ ही साथ यहाँ से जब पुलिस पहुंची थी करीबन 22 से 25 घंटे का जो समय था वो समय लगातार ये काफिला चलता रहा था। बीच बीच में रुके ज़रूर थे, लेकिन मतलब ये जो रूट है इस रूट पे ये काफिला अब लगातार प्रयागराज की ओर बढ़ता हुआ हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो टीम है वो टीम आगे इस रूट को क्लियर करते हुए, एस्कॉर्ट लेते हुए और स्थानिक पुलिस से बात करते हुए रूट में कहीं कोई दिक्कत ना आए, कहीं कोई परेशानी ना आए, कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खड़ी ना हो, इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए, उसे ध्यान में लेते हुए यानी सचिन आप बता रहे हैं कि एक बार फिर वही रूट लिया जाएगा और उसी रूट पर रवाना हो गए। हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको, जैसे सचिन हमें दिखा रहे हैं उस वैन की जिसमें मौजूद है अतीक अहमद, और एक बार फिर वही रूट लिया जाएगा यानी कोटा और शिवपुरी से होते हुए प्रयागराज जाएंगे। जगह जगह TV9 भारतवर्ष संवाददाता मौजूद है। मेरे साथ इस वक्त सचिन पाटिल मौजूद हैं जो ठीक इस काफिले के साथ चल रहे हैं और तस्वीरें में लगातार दिखा रहे हैं। शुभम हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ विनय मौजूद है प्रयागराज से, और हमारे साथ ध्वज आर्या भी मौजूद है राजस्थान से। उनसे भी जानकारी समय समय पर लेंगे और इसको हम लगातार ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर अतीक की बात करते हैं। जुर्म की डिग्री तो अतीक ने 18 साल में ही हासिल कर ली थी, लेकिन स्कूली शिक्षा सिर्फ 10वीं तक ही हासिल कर सका। जुर्म की दुनिया को अपनी जन्नत मानने वाले अतीक अहमद का स्कूल कॉलेज से 36 का आंकड़ा रहा है, लेकिन किसी तरह उसने 10वीं तक की पढ़ाई पूरी कर ली। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के रहने वाले अतीक ने अपनी शुरुआती पढ़ाई प्रयागराज के मजीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज से की। यहीं से उसने हाई स्कूल तक पढ़ाई करके तालीम को हमेशा के लिए तिलांजलि दे दी। उसके बाद गुनाहों की किताब के पन्नों को बम, गोली और कारतूस के साथ साथ खून के छींटों से भी भरना शुरू कर दिया। गली और मोहल्ले में गुनाहों को अंजाम देते देते अतीक ने अपराध जगत में अपना एक ऐसा काला साम्राज्य खड़ा किया जिसमें उसके परिवार के अलावा तमाम नजदीकी और दूर के रिश्तेदारों ने भी हिस्सेदारी ली। अतीक अहमद पर 150 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वहीं उसके पूरे परिवार पर 160 से ज्यादा केस दर्ज किए जा चुके हैं।
अतीक अहमद 7 साल के अंदर ही न केवल इलाहाबाद के कुख्यात अपराधियों के लिए चुनौती बन गया, बल्कि पुलिस के लिए भी परेशानी का सबब बन गया। उसने पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए कई राजनीतिक काकाओं से संबंध भी गांठ लिए थे। अपराध की दुनिया में एंट्री लेते ही अतीक सिर्फ 7 सालों के अंदर ही प्रयागराज के चांद बाबा जैसे बदमाशों से भी ज्यादा खतरनाक हो गया। पुलिस के लिए भी वो हर दिन बड़ी चुनौती बनता जा रहा था। इलाके के जिन पुलिस वालों को अतीक अपने इशारे पर नचाने का दम भरता था, उन्हीं पुलिस वालों के अफसरों की टीम अब अतीक के गुनाहों का हिसाब करने के लिए दिन रात उसे तलाशने में जुट गई। साल 1986 में एक दिन माफिया अतीक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। लोगों को लगा कि अब अतीक का खेल खत्म हो गया, लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसी समय अतीक को छुड़ाने के लिए दिल्ली से फोन आ गया। कहा जाता है कि तब तक माफिया डॉन अतीक के ताल्लुकात प्रयागराज के कुछ स्थानीय नेताओं से गहरे हो चुके थे, जिनकी दिल्ली दरबार में डायरेक्ट पहुंच थी। अपराध की दुनिया में कुख्यात हो चुके अतीक ने सियासत में भी एंट्री की। वो विधायक और सांसद भी बना। अपराध, सत्ता और सियासत के गठजोड़ ने अतीक जैसे अपराधियों की एंट्री चुनावों में भी करा दी। माफिया और बाहुबली का तमगा हासिल कर लेने के बाद अतीक ने राजनीति के मैदान में भी अपनी जमीन तैयार करनी शुरू कर दी थी। साल 1989 में वो पहली बार विधायक बना। अतीक ने इलाहाबाद पश्चिम सीट से अपने कट्टर विरोधी चांद बाबा के खिलाफ चुनाव लड़ा। चांद बाबा को हराकर वो निर्दलीय विधायक बन गया। इसके बाद तो बम और बंदूक की बिसात पर खेलने वाले अतीक की सियासत के मैदान में भी पौबारा हो गई। फिर उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इलाहाबाद पश्चिम सीट से वो लगातार 5 बार विधायक रहा, 3 बार निर्दलीय चुना गया और एक बार समाजवादी पार्टी और अपना दल के टिकट पर भी वो विधायक बना। अतीक एक बार सांसद भी रह चुका है। सही नहीं करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक को 26 मार्च वाले रूट से ही लाया जाएगा। यानी 26 मार्च को साबरमती से प्रयागराज लाने के लिए जिस रूट का इस्तेमाल किया गया था, उसी रूट से लाया जाएगा। यानी राजस्थान मध्य प्रदेश होते हुए अतीक यूपी पहुंचेगा और फिर प्रयागराज। पूरा रूट भी हम आपको दिखा रहे हैं, यानी कोटा, शिवपुरी होते हुए राजस्थान से मध्य प्रदेश होते हुए उसके बाद फिर प्रयागराज पहुंचेगा अतीक अहमद। राजस्थान और मध्य प्रदेश होते हुए अतीक यूपी पहुंचेगा। क्या होगा पूरा रूट, वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। 26 मार्च को भी इसी रूट का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि ये सबसे तेजी से पहुंचा सकता है सड़क मार्ग से प्रयागराज तक। हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता जगह जगह इस पूरे रूट पर मौजूद हैं, जो हमें जानकारी दे रहे हैं, वो जुड़े हुए हैं। लेकिन फिलहाल सीधे रुख करते हैं विनय का, जो प्रयागराज से हमारे साथ मौजूद है। विनय, प्रयागराज लाया जा रहा है, यहाँ पर CJM कोर्ट में पेशी कराई जाएगी, रिमांड मांगी जाएगी और मैं जाऊं विनय आपके पास, उससे पहले शुभम का रुख कर लेते हैं। शुभम भोपाल में मौजूद हैं। शुभम, राजस्थान मध्य प्रदेश से होते हुए यूपी पहुंचना है। राजस्थान पुलिस की तैयारियों के बारे में ध्वज आर्य हमें जानकारी दे रहे थे। मध्य प्रदेश पुलिस भी, क्योंकि लगातार लोकल पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन बना रही है यूपी पुलिस, ताकि सीधे तौर पर सुरक्षित तरीके से ले जाया जा सके अतीक को प्रयागराज तक। कैसी तैयारी मध्य प्रदेश पुलिस की और स्थानीय पुलिस की? देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस की पूरी तैयारी है, क्योंकि पिछली दफ़ा भी हमने देखा था जब यूपी पुलिस का एक काफिला मध्य प्रदेश में इंटर किया था शिवपुरी के ज़रिए, वहाँ पर भी पुलिस मौजूद थी। और चूँकि मध्य प्रदेश में ये ट्रैवलिंग टाइम ज़्यादा नहीं रहता है, चूँकि जब राजस्थान से आप आते हैं कोटा से होते हुए शिवपुरी और शिवपुरी से फिर झांसी, तकरीबन 2 घंटे का समय ऐसा रहता है जब ये काफिला मध्य प्रदेश में रहता है, और उसके बाद झांसी होते हुए सीधे चित्रकूट और चित्रकूट से प्रयागराज। तो तैयारियां यहां पर पूरी है, और पिछली बार भी हमने देखा था कि किसी तरह की कोई सुरक्षा में चूक देखने को नहीं मिली थी। यानी जो शॉर्टेस्ट रूट था वो यूपी पुलिस ने अपनाया था, और यही कारण है कि एक बार फिर से वो यही रूट अपनाने जा रहे हैं। एक हादसा जरूर मध्य प्रदेश में उस वक्त हुआ था कि एक गाय सामने आई थी, और उस गाय की टक्कर अतीक अहमद की जो जिस वैन में थे उससे। जी हाँ, संपर्क हमारा सही से स्थापित नहीं हो पा रहा है इस वक्त शुभम से। वापस शुभम का रुख करेंगे, लेकिन इस बीच विनय हमारे साथ मौजूद हैं जो प्रयागराज में है। विनय, प्रयागराज लाया जा रहा है क्योंकि रिमांड ली जाएगी और फिर पूछताछ की जाएगी उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए मामले में।
क्या पुख्ता जानकारी मिली है पुलिस को? किस तरह की जानकारियां हैं, किस तरह के तार हैं उस पूरे मामले में जो जोड़ने हैं और जिसके लिए अतीक अहमद की जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है? ऐसा लगता है कि बहुत पुख्ता जानकारियां हैं पुलिस के पास। जी बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को सबसे अहम जानकारी बताऊंगा कि आज पुलिस जो है तामिल उर्फ एसपी सिटी की भी तलाश कर रही है, क्योंकि ये तामिल उर्फ एसपी सिटी ये वो शख्स है, अतीक अहमद का गुर्गा, वो खास गुर्गा है जो सीधे तौर पे माफिया अतीक अहमद से बात करता है। इसको अभी 1 साल पहले ही जेल भेजा गया था और जेल से आने के बाद पेरोल पर ये अभी भी फरार चल रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में जो तामिल उर्फ एसपी सिटी है इसका भी अहम रोल माना जा रहा है, क्योंकि तामिल उर्फ एसपी सिटी इसका नाम जो है अतीक अहमद ने ही रखा है, क्योंकि ये सिटी के अंदर के जितने भी थाने हैं ये सारे थानों का मैनेजमेंट जो है वो तामिल उर्फ एसपी सिटी के ही हाथ में रहता था। और ऐसे में कहा जा रहा है कि जब भी अतीक अहमद अहमदाबाद से प्रयागराज लाया जाए या फिर वो नैनी सेंट्रल जेल हो, चाहे वो तमाम कोई भी जेल हो, वहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर खाकियों को साधने का पूरा जो प्रयास है वो तामिल उर्फ एसपी सिटी करता था। तो आज जो है तामिल उर्फ एसपी सिटी की भी लोकेशन पुलिस को मिली है। पुलिस जो है लगातार 2 जगहों पर दबिश दी है। एक बताया जा रहा है कौशाम्बी से सटा हुआ जो बॉर्डर है वहां पर पुलिस ने दबिश दी है, जहां पर डेरा डालने की उम्मीद बताई जा रही है, क्योंकि अतीक अहमद को लाना और उसके सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम रखना ये प्रशासन के ऊपर सबसे अहम जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ये अतीक अहमद का ये गढ़ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जितने अतीक अहमद के चाहने वाले हैं उतने ही उसके दुश्मन भी हैं। तो ऐसे में सुरक्षा के भी पुलिस ने खासा इंतजाम कर रखे हैं। लगातार गूगल मीट के जरिए जो आला अफसर है वो मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही वो यूपी के अंदर एंटर करते ही वो तमाम रास्तों से होते हुए गुजरेगा, तो वहाँ के जितने भी एसपी हैं उनसे यहाँ के जो प्रयागराज एडीजी जोन है भानु भास्कर वो सीधा संपर्क साधेंगे। यानी इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती यही है कि सुरक्षित लाया जा सके प्रयागराज तक और कोर्ट में पेश किया जाए। इसको सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पर यूपी पुलिस देख रही है और उसके लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। हमारे साथ ध्वज मौजूद हैं। ध्वज, सबसे लंबा सफर राजस्थान में तय करेगा अतीक का ये काफिला, यूपी पुलिस का ये काफिला, और हमने पिछली बार भी देखा था बहुत पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे, स्थानीय पुलिस का पूरा सहयोग हासिल हुआ था। इस बार भी उसी तरह की तैयारी देखने को मिल रही है। देखिए, 2 चीज़ें राजस्थान में अहम है कि 12 घंटे का जो सफ़र है, 12 से 13 घंटे का सफ़र राजस्थान में तय किया जाएगा और ज़्यादातर सफ़र ये रात का सफ़र होगा। तो उसको लेकर जो राजस्थान पुलिस ने पिछली बार जो तैयारियां की थी, ये तैयारियां भी उसी तरीके से होंगी। और माना ये जा रहा है कि अब जो रात का जो डिनर होगा वो किसी थाने में होगा। उदयपुर से चित्तौड़ के बीच में ये डिनर हो सकता है, और ये जो डिनर होगा, जो भी खाना खिलाया जाएगा, आधे से 1 घंटे का टाइम होगा। उस आधे से 1 घंटे के टाइम में जो ड्राइवर होंगे वो रिफ़्रेश होंगे और चेंज होंगे, और उसके साथ साथ में जो अतीक अहमद है, जो भी दवाइयाँ चल रही हैं तो वो दवाइयाँ दी जाएंगी और पूरी तरीके से जो खाना जो है खिलाया। उसके बाद में ये जब ये रवाना होगा तो ये नॉन स्टॉप चलेगा, जो कि एमपी का शिवपुरी बॉर्डर है वहाँ तक। इसके बीच में अगर कोई जरूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं बीच में रोका जाएगा, लेकिन वो भी यानी पूरी तरह से ये तय कर लिया गया है कि कहाँ खाना खिलाया जाएगा, कहाँ पर चाय का या रुकने का बीच में जो ब्रेक है उसका बंदोबस्त किया जाएगा। साथ ही सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से बंदोबस्त किया गया है। आप सभी हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ विनय प्रयागराज से मौजूद है, शुभम भोपाल से मौजूद है, हमारे साथ ध्वज आर्य मौजूद है और संदीप पाटिल लगातार इस काफिले का पीछा कर रहे हैं, उसके साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हर जानकारी हम सबसे पहले आपको देंगे अतीक अहमद के इस काफिले से जुड़ी हुई। लेकिन इस वक्त एक अगली खबर का रुख करते हैं अतीक से जुड़ी हुई। विधायक बनने के बाद आपको बता दें कि अतीक का आतंक जारी रहा, यानी विधायक बन गया लेकिन उसके बावजूद उसका आतंक उसी तरह से जारी रहा। सबसे पहले उसने अपने उस समय के सबसे बड़े दुश्मन चांद बाबा की ही हत्या कर दी। सियासत तो अतीक के लिए कवच थी। विधायक और सांसद के तमगे को तो वो ढाल की तरह इस्तेमाल करता रहा। अतीक का असली खेल जुर्म की दुनिया से जुड़ा था। साल 1989 में जब अतीक विधायक बन गया तो उसी के कुछ समय बाद उसके प्रतिद्वंदी चांद बाबा की प्रयागराज में दिन दहाड़े एक चौराहे पर हत्या हो गई। इसमें नाम अतीक का ही जुड़ा। इसके बाद तो अतीक की ताकत और उसके नाम का आतंक इतना बढ़ गया कि उसके खिलाफ दर्ज मामलों की सुनवाई करने से कई वकीलों से लेकर जज तक दूरी बनाने लगे। प्रयागराज से लेकर पूर्वांचल तक अतीक के नाम की दहशत गूंजने लगी। 90 के दशक तक कई खौफनाक वारदातों के बाद अतीक के नाम का खौफ इतना बढ़ गया कि इलाहाबाद पश्चिमी सीट पर टिकट लेने से नेता मना करने लगे। पार्टियां अगर टिकट देती भी थी तो अतीक के नाम से सहमे हुए नेता टिकट लौटा दिया करते थे।
विधायक बना माफिया अतीक इतना बेखौफ हो चुका था कि उसकी गूंज लखनऊ के सियासी गलियारों में भी सुनाई देने लगी। साल 1995 में लखनऊ के कुख्यात गेस्ट हाउस कांड ने राज्य की सियासत को हिलाकर रख दिया। साल 1989 से लेकर 2002 तक इलाहाबाद पश्चिमी सीट पर अतीक के नाम की तूती बोलती रही। वो इस सीट पर लगातार जीतता रहा और विरोधियों के बीच अपने नाम का खौफ बढ़ाता रहा। एक समय इलाहाबाद पश्चिमी सीट का मतलब समझा जाने लगा था अतीक अहमद। साल 1995 में लखनऊ के कुख्यात गेस्ट हाउस कांड में भी अतीक अहमद का नाम सामने आया था। इसे लेकर मायावती ने अतीक अहमद को कभी माफ नहीं किया। जब भी मायावती सत्ता में आई, उन्होंने अतीक को टारगेट पर रखा। मायावती कई बार ऐलान कर चुकी थी कि अतीक ने उन्हें गेस्ट हाउस कांड में मारने की साजिश रची थी। गेस्ट हाउस कांड में अतीक के खिलाफ एक साथ 114 मुकदमे दर्ज हुए थे। बाद में साल 1996 में अतीक समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक बना। बीच में कुछ समय के लिए उसने अपना दल का भी दामन थामा, लेकिन साल 2004 में फिर समाजवादी पार्टी में न सिर्फ उसकी वापसी हुई, बल्कि वो पार्टी के टिकट पर उस फूलपुर से सांसद चुना गया जो कभी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सीट हुआ करती थी। अतीक जिससे नाराज हो जाता था उसे जिंदा नहीं छोड़ता था, और इसकी एक तस्वीर 2005 में दिखी जब उसने बीएसपी विधायक राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या करवा दी। अब उसी केस में उसकी मुश्किल बढ़ी हुई है। अतीक अपराध जगत से लेकर सियासत की दुनिया तक अपना विस्तार करने में ही जुटा था कि एक घटना अतीक की जिंदगी के लिए काल बन गई। तारीख थी 25 जनवरी 2005। इस दिन प्रयागराज में एक ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से अतीक और उसके परिवार का काला साम्राज्य तबाही के कगार पर पहुंच गया। 25 जनवरी 2005 को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में विधायक राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। राजू पाल की हत्या का आरोप अतीक और उसके भाई अशरफ पर लगा। इस मामले में दोनों को जेल भी जाना पड़ा। दरअसल फूलपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद बनने के बाद अतीक को विधानसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ी थी। अतीक ने अपने इस्तीफे से खाली हुई इलाहाबाद पश्चिमी सीट पर अपने छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को समाजवादी पार्टी का टिकट दिलवा दिया। अतीक के भाई के खिलाफ बीएसपी ने राजू पाल को टिकट दिया। राजू पाल विधायक चुन लिया गया। यही बात अतीक के सीने में नश्तर की तरह चुभती रही, लेकिन राजू पाल की हत्या अतीक के गले की ऐसी फांस बन गई जिससे वो आज तक नहीं उबर सका है। सही नहीं है। करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अहमद को लेकर उमेश पाल की पत्नी ने बड़ा बयान दिया है। अतीक को कड़ी सजा मिले ये कहा है उमेश पाल की पत्नी ने। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। देर हुई लेकिन सही कार्रवाई हो रही है, यानी जो कार्रवाई अभी तक हो रही है उससे संतुष्ट है उमेश पाल की पत्नी। कहा ये देर से ही सही लेकिन सही कार्रवाई हो रही है। अतीक अहमद को सजा मिलनी चाहिए और मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। उमेश पाल की पत्नी का एक बड़ा बयान अतीक से जुड़ा हुआ। एक बार फिर रुख कर लेते हैं संदीप पाटिल का, जो लगातार अतीक अहमद के इस काफिले के साथ ही मौजूद हैं। संदीप, हम काफिले को देख सकते हैं, अभी तक कहां पहुंचा है, कहां तक पहुंच चुका है ये काफिला? देखिए सुमैरा, जो काफिला है वो काफिला अब हिम्मतनगर की ओर रवाना हो चुका है और हिम्मतनगर का जो रूट है वो अभी यहाँ से करीबन 1 घंटे की दूरी पर है और महज आधे घंटे पौने घंटे में यहाँ से जो काफिला है वो काफिला हिम्मतनगर पहुँच जाएगा और उसके बाद आगे जो रूट है वो उदयपुर की ओर रवाना होगा। और ये जो पूरा रूट है वो रूट मैंने जैसे पहले भी बताया था कि करीबन 22 से 25 घंटे का रास्ता जो है वो यहाँ से ये काफिला जो है वो तय करेगा। और पिछली बार जो रूट था वो वही रूट है और बस अब आधे घंटे में महज यहाँ से हिम्मतनगर और हिम्मतनगर से आगे उदयपुर की ओर गुजरात बॉर्डर क्रॉस करते हुए रतनपुर बॉर्डर से होते हुए
उदयपुर से होते हुए कोटा और शिवपुरी के बाद प्रयागराज की ओर ये काफिला बढ़ता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ संदीप, उमेश पाल की पत्नी का ये कहना है कि देर से ही सही लेकिन जो कार्रवाई हो रही है वो सही कार्रवाई है, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। यानी उसे उम्मीद है कि अब जो कार्रवाई हो रही है उसके जरिए उसे इंसाफ मिलेगा और अतीक को उसके गुनाहों की सजा। सचिन जी, देखिए सुमेरा, अगर कोई अपराधी या कोई आरोपी ये सोचता है कि उसके अपराधों की उम्र लंबी होगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पुलिस की कार्रवाई या कानूनी कार्रवाई जब शुरू होती है तो उसके सारे अपराधों या उसके ऊपर लगे सारे जो आरोप हैं उन आरोपों का अंत होना शुरू हो जाता है। और यही अतीक अहमद के केस में भी दिखाई पड़ रहा है। उमेश पाल हत्याकांड को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, जिस जघन्य तरीके से अंजाम दिया गया, दिन दहाड़े वहां पर गोलियां और बम दागे गए, तो ये जो पूरी घटना है, इस पूरी घटना को लेकर के सभी भौचक्के रह गए थे। और इस पूरी घटना में अतीक अहमद के रोल को लेकर के जिस तरीके से बातें सामने आ रही थी, तो उसमें पुलिस कार्रवाई जो है, उस पुलिस कार्रवाई में काफी सारी बातें पुलिस के हाथ भी लगे हैं, सबूत लगे हैं। और इसी के बारे में आइए इसी के बारे में सचिन, पुलिस कार्रवाई के बाद सचिन इसी के बारे में इस विनय से जानकारी ले लेते हैं जो प्रयागराज में ही मौजूद हैं। विनय, उमेश पाल की पत्नी को ऐसा लगता है कि अब जो कार्रवाई हो रही है वो सख्त कार्रवाई है, देर से ही सही लेकिन कार्रवाई हो रही है और उम्मीद है उसे कि इंसाफ मिलेगा। उसका कहना है कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत तेजी से इस पूरे मामले में यूपी पुलिस ने कार्रवाई की है। क्या कुछ सबूत अभी तक हाथ लगे हैं जो अतीक को सीधे तौर पर जोड़ते हैं उमेश पाल हत्याकांड से? जी बिल्कुल, जिस तरीके से TV9 भारतवर्ष ने उसकी मां शांति देवी और उसकी पत्नी जयापाल से जब बातचीत करी तो उन्होंने साफ तौर पे उस वक्त भी कहा था कि जिस तरीके से 17-18 साल से ये लंबी लड़ाई लड़ते हुए उनके जो पति हैं उमेश पाल वो चले आ रहे थे, और कहीं ना कहीं ये 24 फरवरी को उन्हीं के घर के बाहर दिन दहाड़े गोलियों और बम से उनको मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन जिस तरीके से अब जो कार्रवाई जो इतनी तेजी से यूपी पुलिस की चल रही है वो कहीं ना कहीं उनके लिए संतोषजनक है और वो उम्मीद भी सरकार से जता रही हैं कि उनको इंसाफ जल्द मिलेगा। और उन्होंने सरकार पे ही निर्भर छोड़ दिया है कि इसका फैसला भी वही करें। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मां में जो कहा जाए कि गुस्सा, जो आक्रोश है, उनका भी साफ तौर पे कहना था शांति देवी का कि वो एनकाउंटर में मारे जाए, क्योंकि माफियाओं का अंत होना बेहद जरूरी है। क्योंकि ये प्रयागराज के लिए नहीं बल्कि ये जाहिर सी बात है, उनकी भावनाएं हैं क्योंकि वो इतने लंबे समय से इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। लेकिन यूपी पुलिस ये सुनिश्चित कर रही है कि सुरक्षित लाया जा सके, कोर्ट में सामना करे इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम बातों पर पुलिस की रिमांड का सामना करे अतीक अहमद। आप सब बने रहिए हमारे साथ, आपके पास आते रहेंगे और जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन इस बीच बता देते हैं कि दरअसल राजू पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई जानकारी क्या है सामने। विधायक राजू पाल की हत्या के बाद से ही दरअसल अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ने लगी थी। वो पुलिस और प्रशासन के रडार पर आ गया, लेकिन अतीक अपने गुनाह छुपाने के लिए हर रोज नए गुनाह करने लगा। राजू पाल हत्याकांड अतीक के गुनाहों के साम्राज्य के लिए नासूर बन चुका था। अब बारी अतीक के आतंक और जुर्म के दमन की थी। साल 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनते ही यूपी पुलिस ने अतीक और उसके गुर्गों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। नतीजा ये निकला कि अतीक जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। उसे यूपी से दूर गुजरात की साबरमती जेल में कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच रखा गया। फिर वो दिन भी आया जब अतीक को अदालत में पेशी के लिए प्रयागराज लाया गया। अतीक का हिसाब शुरू हुआ तो उसके परिवार पर भी कानून का हंटर चला। अतीक का भाई अशरफ भी बरेली जेल में रखा गया। अतीक का एक बेटा उमर लखनऊ और दूसरे बेटे को प्रयागराज के नैनी जेल में रखा गया। अतीक की पत्नी के खिलाफ भी इनाम घोषित हो चुका है। वहीं अतीक के 2 और बेटे भी उमेश पाल मर्डर कांड के बाद से ही पुलिस के रडार पर हैं। एक दौर था जब अतीक का काफिला सड़कों पर चलता था तो सनसनी मच जाती थी। अतीक का सियासी कनेक्शन इतना तगड़ा था कि वो जो भी करता था उस पर सवाल उठाना भी एक गुनाह समझा जाता था। माफिया डॉन अतीक के पतन की कहानी विधायक राजू पाल की हत्या से ही शुरू हो गई थी। राजू पाल की हत्या के बाद अतीक अहमद और उसके गुर्गों के जब बुरे दिन शुरू हो गए तो साल 2007 और साल 2012 में इलाहाबाद पश्चिम सीट से राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीता भी। डॉन के गढ़ में पूजा पाल का लगातार 2 बार चुनाव जीतना अतीक के लिए बहुत बड़ा सदमा था। हालांकि 2017 में पूजा पाल चुनाव हार गयी,
लेकिन पूजा पाल को साल 2022 में उसी समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया जिसने कभी अतीक को अपनी पार्टी का सिंबल दिया था। समाजवादी पार्टी के टिकट पर पूजा पाल कौशाम्बी की चायल सीट से फिर विधायक बन गई। राजू पाल हत्याकांड के आखिरी गवाह रहे पूजा पाल के चचेरे भाई उमेश पाल की भी जब हत्या करवा दी गई तो अतीक के लिए मानो मुसीबतों का दरवाजा खुल गया। श्रावस्ती का सियासी समीकरण बिगड़ा और अतीक चुनाव हार गया। उसके बाद साल 2016 में समाजवादी पार्टी ने अतीक को कानपुर कैंट से टिकट दिया, लेकिन एक विवाद के बाद पार्टी से उसे निकाल दिया गया। अपनी धुर विरोधी पूजा पाल से चुनाव हारने के बाद अतीक समाजवादी पार्टी के टिकट पर यूपी के उसी श्रावस्ती से चुनाव लड़ा जहां का वो मूल बाशिंदा है, लेकिन श्रावस्ती का सियासी समीकरण अतीक के खिलाफ था। अतीक चुनाव हार गया। साल 2016 में समाजवादी पार्टी ने अतीक को कानपुर कैंट से टिकट दिया। इसी दौरान अतीक और उसके 60 समर्थकों पर इलाहाबाद के एक कॉलेज में तोड़फोड़ और मारपीट का आरोप लगा। अतीक एक निलंबित छात्र की पैरवी करने कॉलेज गया था। उसने कॉलेज के अध्यापकों और अधिकारियों को भी धमकाया। अभी ये मामला चल ही रहा था कि 22 दिसंबर 2016 को अतीक करीब 500 गाड़ियों के काफिले के साथ कानपुर पहुंचा। वो खुद हमर गाड़ी पर सवार था जिसकी कीमत उस समय 8 करोड़ बताई गई थी। उस वक्त कानपुर में अतीक का एक काफिला सुर्खियां बन गया था। इसी बीच अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बने। उन्होंने अतीक को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अतीक को लग्जरी गाड़ियों का शौक है। दर्जनों महंगी विदेशी गाड़ियां उसके काफिले में शामिल होती थीं। अतीक को महंगे और नई तकनीक से लैस हथियार रखने का भी काफी शौक था। अतीक को महंगी बंदूकें और महंगी गाड़ियां रखने का बेहद शौक है। इनकी वजह से वो अक्सर विवादों में फंसा रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अतीक की लग्जरी गाड़ियों के काफिले में दर्जनों महंगी विदेशी गाड़ियां शामिल होती थीं। प्रयागराज में उसके मोहल्ले चकिया के पुराने लोग बताते हैं कि अतीक को महंगे और नई तकनीक से लैस हथियार रखने का भी काफी शौक था। महंगी बंदूकों और विदेशी गाड़ियों के शौक के साथ ही अपराध और सियासत के साथ उसके गठजोड़ ने धीरे धीरे अतीक को प्रयागराज के बड़े नेताओं और जनप्रतिनिधियों के रसूख से भी बड़ा बना दिया था। लेकिन कहते हैं कि जब सूरज अस्त होता है तो स्याह रात के अंधेरे ही हिस्से में आते हैं। उजाले के लिए आंखें तरसती रहती हैं। अतीक जेल में रहकर चुनाव भी लड़ता था। 2019 के आम चुनाव में तो अतीक ने गजब ही कर डाला। उसने जेल से ही वाराणसी लोकसभा सीट से चुनावी ताल ठोक दी। केंद्र में मोदी और यूपी में योगी सरकार बनने के बाद से माफिया अतीक के दुर्दिन शुरू हो गए थे। साल 2017 में योगी आदित्यनाथ यूपी के नए सीएम बने। उसी समय फूलपुर सीट से सांसद रहे केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बनाए गए। केशव प्रसाद मौर्य को फूलपुर की सीट छोड़नी पड़ी। फूलपुर सीट पर उपचुनाव की घोषणा हुई। तब अतीक अहमद ने जेल से ही बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव का पर्चा भर दिया। हालांकि अतीक को एक बार फिर जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद साल 2019 के आम चुनाव में तो अतीक ने गजब ही कर डाला। उसने जेल से ही वाराणसी लोकसभा सीट पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ ताल ठोक दी। लेकिन इस बार माफिया अतीक की जमानत जब्त हो गई। अतीक की अपराध की सल्तनत जेल से ही चलती रही। उसने इतनी पैठ बना ली थी कि वो जेल में बैठे बैठे किसी का भी अपहरण करवा लेता था। यूपी में योगी आदित्यनाथ के सीएम बनते ही अतीक के खिलाफ कई मामलों में तेजी से जांच शुरू हो गई। इसके बाद से अब तक अतीक की 1600 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल चुका है। दरअसल अतीक अहमद के जुर्म का सिक्का जेल में रहने के बाद भी चलता रहा है। वो जेल की सलाखों के पीछे से भी अपनी सल्तनत चलाने में माहिर है। अतीक पर एक आरोप ये भी है कि देवरिया जेल में कैद रहते हुए उसने न सिर्फ लखनऊ के एक कारोबारी का अपहरण कर उसे जेल बुलवाया, बल्कि जेल में उसकी पिटाई कर उसका वीडियो भी सिर्फ इसलिए वायरल किया कि ताकि लोगों में उसके नाम की दहशत कायम रहे। अतीक को अपने बाहुबली होने पर भी बहुत घमंड था। एक बार उसने कहा था कि भगवान को भी लोग बाहुबली कहते हैं। बाहुबली बहुत अच्छे लोगों को कहा जाता है और बाहुबली आपको शायद न मालूम हो, ईश्वर को भी कहा जाता है। अतीक बाहुबली बना तो उसने खुद को खुदा समझने का मुगालता भी पाल लिया। उसे बाहुबली होने का घमंड ऐसा हुआ कि किसी भी वारदात को अंजाम देने से वो जरा भी नहीं हिचकता था। बाहुबली बहुत अच्छे लोगों को कहा जाता है और बाहुबली आपको शायद न मालूम हो, ईश्वर को भी कहा जाता है। कहते हैं कि उमेश पाल शूटआउट मामले में भी वारदात को अंजाम देने वाले उसके एक भी शूटर ने चेहरे पर नकाब नहीं लगा रखा था।
अतीक के बेटे असद ने भी पहचान छिपाने की कोई कोशिश नहीं की थी। अतीक के गुर्गों ने उमेश पाल शूटआउट को फिल्मी अंदाज में बेखौफ तरीके से सिर्फ इसलिए अंजाम दिया ताकि उनके आका अतीक और पूरे गैंग का आतंक एक बार फिर से यूपी में कायम हो जाए। लेकिन बाहुबलियों के दिन 4 ही होते हैं। अब अतीक के जुर्म का सितारा भी गर्दिश में है। अतीक जेल में बंद था, उस पर मुकदमे दर्ज हो रहे थे और बाहर उसके बेटों के साथ पूरा गैंग एक्टिव था। अतीक इतना शातिर माफिया डॉन है कि जेल में रहते हुए भी वो वारदातों को लगातार अंजाम दे रहा था। उसके खिलाफ लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे थे। बाहर उसके बेटों के साथ पूरा गैंग एक्टिव था। यूपी सरकार लगातार उसके काले साम्राज्य पर एक्शन ले रही थी। इसी बीच साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अतीक को यूपी से बाहर किसी दूसरी जगह पर जेल में शिफ्ट किया जाए। इसके बाद यूपी सरकार ने 3 जून 2019 को उसे अहमदाबाद की साबरमती जेल में शिफ्ट कराया। तब से अतीक को लेकर नई नई कहानियां सामने आती रही हैं। अतीक का काफिला जब साबरमती जेल से प्रयागराज के लिए चला तो इस दौरान भी उसके बारे में तमाम तरह की अटकलें लगाई जाती रहीं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अतीक को अब लाया जा रहा है साबरमती जेल से एक बार फिर प्रयागराज और एक बार फिर वही रूट लिया जाएगा कोटा से होते हुए मध्य प्रदेश शिवपुरी और उसके बाद फिर प्रयागराज। इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सही नहीं है। करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं।